मॉर्निंग क्लास। जय हिंद सभी को। क्या आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यदि आप लोगों को वॉइस क्लियर हो रही है तो आप लोग मुझे मैसेज बता सकते हैं, जिससे कि हमने क्लास को कंटिन्यू कर सकें। इससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि ऑफिशियल लैंग्वेज का जो प्रावधान है, प्रोविजन, वो किस आर्टिकल में और किस पार्ट में किया गया है उसका। आर्टिकल सारे के सारे बताइए, कौन से कहाँ तक है आर्टिकल। पार्ट 17। ओके, मीना जी, मीना जी 343 तो ठीक है। और बताइए कहाँ से कहाँ तक है। जशवंत जी पार्ट 17 343 टू 351। ठीक है। आप लोग ये बताइए कि जो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी लिपि देवनागरी होगी और उसका प्रावधान है, मतलब हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? बताइए किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजभाषा नियम। ओके, राजभाषा नियम के हम देखेंगे। पहली बात तो ये नियम कब का है। नियम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आर्टिकल 343(1). यशवंत जी, अनिता जी, मीना जी, ओके, वेरी नाइस। चलिए अब हम देखते हैं राजभाषा नियम के बारे में। ठीक है, राजभाषा नियम कब का है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, राजभाषा नियम कब का है? ठीक है, तो 1976। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे। राजभाषा नियम कब आया था? राजभाषा नियम कब आया था? 1976 में। ठीक है, आपातकाल जब इमरजेंसी हमारे भारत में लगाई गई थी तो जस्ट उसके एक साल बाद क्या आया था, राजभाषा नियम। ठीक है, ये संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए जो राजभाषा जो लैंग्वेज यूज की जाएगी उसके लिए नियम आए थे कि हमारे राजभाषा से संबंधित कौन कौन से नियम होने चाहिए। ठीक है, एक लॉ बना दिए गए थे इसके लिए। और संशोधन, इसका संशोधन कब कब और कितनी बार किया गया है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यथा संशोधित कब किया गया है इसे? 1987। ठीक है, 2007, 2011, राइट। 3 टाइम्स इसे क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है इसमें। ठीक है, अब इसके जो अधिनियम है वो कब का है? 1963 का है, ये आपको पता है। ठीक है, और की धारा 3 है ना, इसकी जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 में क्या बोला गया है, पठित धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात पहला नियम कौन सा है, ये हम देखते हैं। संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्या है? राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग, नियम 1976। इज दैट क्लियर? मतलब इसमें क्या बोला गया है, नियम का नाम क्या है? नियम का नाम है राजभाषा नियम 1976। तो संघ के मतलब केंद्र में जो लैंग्वेज यूज होती है, कौन सी लैंग्वेज, मतलब कहाँ पर यूज होगी, शासकीय प्रयोजन। ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं प्रयोजन उसके लिए। इनका विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है। इट मीन्स तमिलनाडु में ये नहीं है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। ठीक है, और परिभाषा, इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा कोई उपेक्षित ना हो, मतलब ये नियम वैसे ही रहेंगे जब तक कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। राजभाषा अधिनियम अभिप्रेत है 1963। केंद्र सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय। ठीक है, मतलब कौन कौन से कार्यालय हैं जहां पर ये नियम लागू होंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या देखा है, क्या देखा हमने सबसे पहले, शासकीय प्रयोजन, राइट। शासकीय प्रयोजन, तो शासकीय प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय होंगे। कार्यालय मतलब जो भी डिपार्टमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट आ जाएंगे जहां पर इस नियम को फॉलो किया जाएगा? केंद्रीय सरकार के जितने कार्यालय हैं, लाइक
केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, उसका कोई डिपार्टमेंट या फिर कोई कार्यालय, है ना? केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या फिर देखो कोई कमीशन हो गया, कमिटी, है ना? अधिकरण, उसका कोई ट्रिब्यूनल हो गया, है ना? का कोई भी कार्यालय। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल मतलब कोई विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, लाइक कोर्ट। यदि हम कोर्ट और ट्रिब्यूनल की हम बात करें, तो कोर्ट क्या है? इसमें एक सिविल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, ठीक है? सिविल प्रोसीजर, ठीक है? सीआरपीसी, आईपीसी के अकॉर्डिंग इसे काम चलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं अधिकरण में? अधिकरण नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, ठीक है? जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, और जो काम न्यायालय द्वारा सॉल्व नहीं किए जाते हैं उसे ट्रिब्यूनल को दे दिए जाते हैं। और हर मुद्दे के लिए ट्रिब्यूनल होते हैं। लाइक आप लोग बताइए कोई एक आध ट्रिब्यूनल जो आपको पता हो। केंद्र मतलब इसमें काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? ट्रिब्यूनल से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ। आप लोगों को पता होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण के काम को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल को बनाया गया है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है हमारे भारत में जिसका मतलब जिसका संरक्षण करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि हमारे डाइट वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, ठीक है? रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, वेरी नाइस। ऐसे अन्य मुद्दे फिल्म के लिए भी बनाया जाता है, हालांकि अब फिल्म, हाँ फिल्म के लिए बनाया जाता है, और भी बहुत सारे जैसे कोई काम हो जाते हैं ट्रिब्यूनल जिसे कोर्ट के द्वारा सॉल्व नहीं किए जाते हैं, वहां अधिकरण के द्वारा सॉल्व कर दिए जाते हैं वो, ठीक है? और इसमें जल्दी 90 दिन के अंदर अंदर हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में क्या कर सकते हैं? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बताइए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? मतलब 90 दिन के अंदर यदि हम अभी उनके जो निर्णय है उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? अपील कर सकते हैं। तो ये होते हैं अधिकरण ट्रिब्यूनल। इनके जो भी कार्यालय हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये कहाँ पर लागू होंगे? जैसे आपसे क्वेश्चन बन जाए कि नियम कहाँ कहाँ लागू होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। केंद्र सरकार के स्वामित्व में या फिर नियंत्रण के अधीन किसी निगम, कंपनी, मतलब जितने भी सीपीयूज हैं, मतलब भारत सरकार के जितने भी उपगमन हैं कंपनी, वो सारे के सारे इसमें जाएंगे। कर्मचारी से केंद्र सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है इसमें। अधिसूचित कार्यालय, मतलब हम ये नियम कहाँ लागू होंगे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? अधिसूचित कार्यालय के नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय। हिंदी में प्रवीणता के नियम, प्रवीणता से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेरित है। कौन से? यहाँ पर ना नियम 9 में क्या बोला गया है? ये यहाँ पर भी लागू होंगे नियम। कहाँ कहाँ पर? 9 में दिया है, देखिए क्षेत्र का एरिया 1, एरिया सेकेंड, और ये एरिया थर्ड। मतलब ये जो क्षेत्र क ख ग हमारे भारत में राज्यों को ये 3 स्तरों में बांट दिया गया है, ठीक है? जिसे क्षेत्र क में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? क्षेत्र क में जैसे आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग का जो एरिया है, आप जहाँ रहते हैं, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और ये सारे ही क्षेत्रों में इन नियम को फॉलो किया जाएगा, ये बताया गया है, ठीक है? तो क्षेत्र क में क्या है? देखिए बिहार, हरियाणा, इसमें क्या है? ये वो वाले राज्य हैं जहाँ पर ये नियम लागू होंगे, लाइक बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र अभिप्रेरित है। क्षेत्र क्षेत्र ख में क्या क्या जाएंगे? गुजरात। यदि हम वेस्ट तरफ जाएंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे हम तो कहाँ? पंजाब, ठीक है? चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, ठीक है? अब ये दोनों को ही एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। सॉरी, दमन और दीव और दादर नागर हवेली को। क्षेत्र ग के अंतर्गत कौन कौन से जाएंगे? च और छ से खंड च और छ में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य, फिर संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, ठीक है? यहाँ पर ये सारे राज्य जाएंगे। हिंदी का कार्य साधन ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्य साधक ज्ञान अभिप्रेरित है। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग बस
कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र याद रखिए। देखिए जहां पर गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं वहां पर तो क्या होंगे, ये नियम फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, हम निजी की बात नहीं कर रहे, जो भी निजी कंपनी है वहां पर ये नियम फॉलो करें या फिर ना करें, ये इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये केंद्र सरकार के जितने भी प्रयोजन है, शासकीय प्रयोजन, ठीक है, सारे मतलब गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पर उसकी बात की जा रही है। अब क्या है, देखिए आज की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया थोड़ी टफ लगेगी, बाकी इतने इजी तो क्वेश्चन आएंगे और हमने जितना पढ़ा है उसी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, राज्यों आदि और केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्र आदि, मतलब राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट शेयर किए जाएंगे उसमें यूज होने वाली उसमें यूज होंगे ये वाले जो नियम है। देखिए केंद्र सरकार के कार्यालय से, ठीक है, किसके कार्यालय से, केंद्र सरकार, हम केंद्र की बात कर रहे हैं, वहां से क्षेत्र क में किसी राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र को या फिर ऐसे राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्र आदि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे। ठीक है, और यदि उनमें से किसी को कोई पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हमने जो क्षेत्र क पढ़े थे ना, एरिया फर्स्ट, उसमें जितने भी राज्य हैं वो उनका और केंद्र सरकार के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट शेयर किए जाएंगे वो सारे किस में होंगे, वो हिंदी में होंगे। ठीक है, किस में होंगे, हिंदी में। और यदि किसी कारणवश उसे इंग्लिश में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी किया जाएगा। इज दैट क्लियर, ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम क्षेत्र ख की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोविजन है। देखिए क्षेत्र ख में किसी राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र को, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र को, संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, या फिर ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्र सरकार का कार्यालय ना हो। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, राज्य क्षेत्र के ऐसे कार्यालय जो केंद्र सरकार के ना हो, को पत्र आदि, देखिए केंद्र सरकार के हैं तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि उसमें जो नियम है ये फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, पत्र आदि सामान्यतः हिंदी में होंगे। ठीक है, लेकिन और यदि इनमें से किसी को कोई पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी किया जाना चाहिए, एज इट इज वैसा ही है जो हमने क्षेत्र ए में पढ़े हैं। ठीक है, परंतु यदि कोई ऐसा राज्य संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है, ये सेकंड, देखिए यहाँ पर सेकंड बात किया की जा रही है, पहला ये जो पहला पैरा है इसमें तो यही बोला गया है कि हिंदी में ही डॉक्यूमेंट शेयर किए जाएंगे, लेकिन यदि इंग्लिश में कर रहे हैं तो उसका हिंदी अनुवाद भी किया जाना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला गया है, परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी वर्ग विशिष्ट या वर्ग के पत्र आदि या उसे किसी कार्यालय के लिए आशय पत्र आदि संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक हिंदी और अंग्रेजी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी किया जाए तो ऐसे पत्रवादी उसी रीति से भेजे जाएंगे। क्या बोला गया है, मतलब इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही पत्र आदि जो है शेयर होंगे, लेकिन उनका जो ट्रांसलेशन है वो दूसरी भाषा में भी किया जाएगा। ठीक है, और वो दूसरी भाषा कौन सी है, जो उस राज्य के द्वारा निर्धारित की जाएगी। क्लियर है यहाँ पर, क्षेत्र का के लिए क्या प्रोविजन है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही यूज किया जाएगा, और यदि इंग्लिश कर रहे हैं तो हिंदी का अनुवाद उसमें किया जाएगा। और सेकंड इसमें ये बात बोल रहे हैं कि यदि कोई राज्य ऐसा चाहता है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी कोई एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें उसका मतलब जहाँ की जो वहाँ की जो मातृभाषा होगी जिसमें वो अनुवाद करना चाहते हैं, तो ऐसा प्रोविजन भी किया गया है। क्या आप लोगों को क्लियर है, समझ में आया। देखिए क्षेत्र ख क्या है, क्षेत्र ख के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्र आदि या हिंदी अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं, ये से बोला गया है। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ख में, सॉरी ग में, यह अब हम एरिया सेकंड की थर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग वाले की, किसी राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र को या फिर ऐसे राज्य में किसी कार्यालय या फिर व्यक्ति को पत्र आदि किसमें होंगे, वो अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, गांव में जितने भी क्षेत्र शामिल हैं, जितने भी राज्य शामिल हैं, उनके बीच में जो डॉक्यूमेंट शेयर किए जाएंगे वो किस में होंगे, वो इंग्लिश में होंगे। इज दैट क्लियर, किस में होंगे, वो इंग्लिश में होंगे।
उपनियम 1 और 2 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र ग में केंद्रीय सरकार केंद्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क और ख में किसी राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र को या फिर ऐसे राज्य में किसी कार्यालय या फिर व्यक्ति को पत्र आदि जो होंगे वो कैसे होंगे? हिंदी और अंग्रेजी में हो सकते हैं। मतलब इंग्लिश में तो होंगे ही और साथ में क्या हो सकते हैं? इंग्लिश में हो सकते हैं। मतलब ये किसमें? क और ख में, ठीक है। और परंतु हिंदी में पत्र आदि ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्र आदि भेजने वालों की सुविधाओं और उन्हें अनुषांगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करेंगे। ठीक है? क्लियर यहाँ पर? संशोधन कितनी बार किया गया है? इस नियम को संशोधित कितनी बार किया गया है ये बताइए? कब-कब किया गया है? ठीक है। ओके, अरुण दुबे जी, वेरी नाइस, सब लोग सही बता रहे हैं। 83, 2007 और 2011, ठीक है। अब केंद्रीय सरकार के कार्यालय के बीच पत्र आदि ठीक है, सभी सही आंसर दे रहे हैं। मीना जी, ऋषिकेश जी, भोलेनाथ जी, अनीता जी, अब्दुल जी, मीना जी, ठीक है, आप सभी ने सही आंसर किया है। केंद्र सरकार के कार्यालय के बीच पत्र आदि, ठीक है। अब केंद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या फिर विभाग या फिर दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच डॉक्यूमेंट हिंदी कौन से होंगे? हिंदी और अंग्रेजी में हो सकते हैं। केंद्र सरकार के एक केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या फिर विभाग और क्षेत्र क में स्थित संलग्न या फिर अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी में होंगे। ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्र सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्र आदि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित अनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें। ठीक है? क्षेत्र क में क्या है? आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बस क्षेत्र क और ख में जो राज्य हैं, उसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बाकी वही सारी बातें की गई हैं कि क्षेत्र क में क्या होंगे? हिंदी और अंग्रेजी होगी और क्षेत्र ख में क्या होगा? क्षेत्र ख में होगा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अदर लैंग्वेज भी जो उस राज्य के द्वारा निर्धारित की जाएगी, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है? और क्षेत्र ग में कौन-सी लैंग्वेज यूज़ होगी? उसमें इंग्लिश यूज़ होगी, ठीक है? बाकी से एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है? क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो राजभाषा हमने उतने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ रहती है, ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप लोग उसके आंसर बताइएगा। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में आप इसे ज़रूर देख लेना, ठीक है? चलिए, आप लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन है रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन-सी उप समिति द्वारा किया जाएगा? पहली उप समिति, दूसरी उप समिति या फिर पहली, दूसरी या फिर तीसरी उप समिति, चौथी उप समिति? बताइए। जे में कौन सी स्टेट है? तो ग में देखिए इन एरिया को छोड़ के जितने राज्य बच गए हैं ना, क्षेत्र क और ख के अतिरिक्त जो भी राज्य है केंद्र शासित प्रदेश हैं मंजू कुमारी जी, वो सारे के सारे उसमें जाएंगे, ठीक है? और ऐसे क्षेत्र जो राज्य नहीं है लेकिन अलग ही कुछ ऐसे संस्थान मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ पर
मतलब ऐसा कोई एरिया, यदि हम उसे स्टेट वाइज डिवाइड ना करें तो, है ना, उसमें ऐसा है कि कोई भी ऐसा संघ शासित क्षेत्र हो गया, कोई ऐसा राज्य हो गया जहाँ पर ये जो क और ख में नहीं है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो उसमें शामिल हो जाएंगे जहाँ पर अंग्रेजी का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी के आंसर आ गए हैं तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी। ठीक है, तो इसका आंसर किन्होंने दिया है सही? सबसे पहला और सही आंसर है मीना जी का, फिर भोलेनाथ पांडे जी, ऋषिकेश जी, अनिता जी, जशवंत जी, अश्विनी जी। इसका आंसर सी नहीं है, सेकेंड है। ठीक है, अब्दुल जी, ठीक है, सभी के आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? एक उप समिति, दो, या फिर तीन उप समिति, या फिर चार उप समिति? आंसर कीजिए आप लोग इसके। आप लोग एक दूसरे का देख के तो नहीं देते ना आंसर, आप लोग अपने मन से दिया कीजिए, आपको जो लगता है। क्योंकि यही चीजें हमें क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में याद आती है, माइंड में क्लिक कर जाता है कि हमने वहाँ गलत किए थे तो यहाँ सही हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसका आंसर देख लेते हैं, सभी के आंसर आते हैं। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी दिए हैं एकदम सही है उनका आंसर। सबसे पहला और सही आंसर है भोलेनाथ पांडे जी का, फिर अनीता जी, ऋषिकेश जी, अश्वनी जी, रिकीब जी। ठीक है, सभी के आंसर सही है, जशवंत जी, मनु जी, मंजू कुमारी जी, अरुण जी, अब्दुल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम अमेंडमेंट किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1987, 1988, और नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन है 1989 या फिर 1990। हमने पढ़ा था कितने बार अमेंडमेंट किया गया है इसमें अमेंडमेंट किया गया है 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, सभी के आंसर आ गए हैं, हम देख लेते हैं का सही आंसर क्या है। चलिए इसका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सबसे पहला और सही आंसर है भोलेनाथ पांडे जी का, फिर मीना जी, जशवंत जी, ऋषिकेश जी, राजेश जी, अनीता जी, पवन जी, अरुण जी, अब्दुल जी। ठीक है, मंजू जी आपका भी आंसर सही है, ऋतुपाना जी, रकीब जी। ठीक है, अश्विनी जी। ठीक है, आप सभी के आंसर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन ही बनेंगे आपसे जो हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। इसका आंसर कीजिए आप लोग, 8, 9, 10 या 11। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है 9। ठीक है, तो सबसे पहला और सही आंसर है भोलेनाथ पांडे जी का। ठीक है, फिर मीना जी, ऋषिकेश जी, राजेश जी। हाँ, लगभग सभी ने सही आंसर किए हैं 9। ठीक है, अरुण जी आपका भी आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है इसमें, संविधान के आर्टिकल 120 में किस संस्था की भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? देखिए हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसे, एक नहीं 2-3 बार रिवाइज किया है। ठीक है, आपको बनना चाहिए क्वेश्चन। विधानमंडल, विधानसभा, संसद, उच्चतम न्यायालय के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है ना, और पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट।
अरे वाह, आप लोग तो बहुत सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी दे रहे हैं। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पार्लियामेंट। ठीक है, सभी ने एकदम सही आंसर किए हैं। सबसे पहला और सही आंसर है मीना जी का, अनीता जी, ऋषिकेश जी, अश्विनी जी, मंजू जी, पवन जी। ठीक है, आप सभी के आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? 5 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स? पता है आप लोगों को इसका आंसर? तो वैसे यदि हम किसी टॉपिक को डीपली अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं उसके। खैर, इसका तो आंसर दिख ही गया है आपको, 3 टाइम्स। ठीक है, और सबने सही आंसर किए हैं। 1 टाइम्स नहीं किया गया है राजेश जी, 3 टाइम्स है। ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर रेल मंत्री? आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग सही आंसर कीजिएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए इसका आंसर देखे थे, लगभग सभी के आंसर आ चुके हैं। राइट आंसर है प्रधानमंत्री। सबसे पहला और सही आंसर है भूरेनाथ पांडे जी का। ठीक है, फिर जशवंत जी, मीना जी, अनीता जी, पवन जी। ठीक है, ऋतुपार्णा जी, अरुण जी, सभी के आंसर सही है। जिन्होंने सी आंसर किए हैं सब सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, केंद्रीय हिंदी समिति है ना, समिति जो बनती है ना, आपको पता होगा समिति कहाँ बनती है? आप लोग बताइए मुझे, समिति और आयोग में क्या बेसिक डिफरेंस है? समिति की बात हो रही है, समिति कहाँ होगी और आयोग कहाँ होंगे? आपसे आप लोग इस क्वेश्चन से फैमिलियर तो है ना? हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, समितियाँ कहाँ होती है, कहाँ बनी है समिति? आप लोग आंसर कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष रेल बोर्ड, वित्त आयोग, सदस्य कार्मिक या फिर रेल मंत्री? क्या होगा इसका आंसर? रेल हिंदी सलाहकार समिति आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है रेल मंत्री। ठीक है, सबसे पहला और सही आंसर है मीना जी का, फिर भोलेनाथ पांडे जी का। ठीक है, मंजू जी, अरुण जी, ए नहीं है इसका आंसर। समितियां हैं तो समिति याद रखिए, कोई मंत्री ही इनके अध्यक्ष होते हैं जनरली। ठीक है, अनीता जी, अश्वनी जी, मनु जी। ठीक है, आप सभी के आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यालय कितने माह या फिर वर्ष का होता है? मुख्य राजभाषा अधिकारी, ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ पर होता है ये? मतलब कितने वर्ष का होता है? 1, 3, चलिए इसे 4 मान लीजिए थर्ड ऑप्शन को, और ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, 6 माह। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1 वर्ष। ठीक है, चलिए किसी ने ए दिया है, ए किसी का नहीं है क्या? ए किसी ने नहीं दिया है। इसका आंसर क्या है? 1 वर्ष। ठीक है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 1 ईयर का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए थे? आदेश, ठीक है, बताइए क्या होगा? 1959, 1960, 1961 या फिर 1962?
राजभाषा के संबंध में जो भी समिति बनाई गई थी, उसकी राय पर ना हमने पढ़ा है कि संसदीय समिति की राय पर ही राष्ट्रपति कोई आदेश देते हैं और उनके आधार पर ही कोई बिल पेश किए जाते हैं, जिसे अंतिम अनुमति के बाद राष्ट्रपति की क्या कर देते हैं, उसे एक्ट बना देते हैं। ठीक है, ये आप लोग इन क्वेश्चन से तो आप लोग फैमिलियर हैं। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है एकदम सही है वो। तो उससे पहला और सही आंसर है भूरियार पांडे जी का, फिर मनु जी, फिर राजेश जी। ठीक है, पंकज जी, अजय जी, मंजू जी, आपका भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1957 में गठित, ठीक है, कब की बात कर रहे हैं हम? 1957 की बात कर रहे हैं। प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, या फिर दत्त वामन पोद्दार, या फिर मोरारजी भाई देसाई, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय? राइट आंसर दीजिए इसका। आप लोग एग्जाम से पहले इसे एक बार देख के चले जाइएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहला और सही आंसर है भोलेनाथ पांडे जी का। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है मनु जी, पंकज जी, मंजू जी, मीना जी, सभी के आंसर सही है। ऋतुपर्णा जी, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिन्होंने बी आंसर दिए हैं वो एकदम सही है। ठीक है, और सबसे पहला और सही आंसर है मीना जी का, फिर अनीता जी, मनु जी, फिर भोलेनाथ पांडे जी, रकीब जी, आपका भी आंसर सही है, संतोष जी, मंजू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? धारा 3, धारा 4, या फिर धारा 5? धारा 5 दो बार लिखा गया है, तो अब धारा 6 मान लीजिए इसे। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पीडीएफ मिल जाएगी रकीब जी आपको, लेक्चर के बाद अपलोड की जाएगी। ठीक है, हम इसका आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है धारा 4। ठीक है, तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं वो एकदम सही है। देख लेते हैं बी आंसर किन्होंने दिया है। तो मैंने लगभग सही आंसर दिए हैं। जसवंत जी, मंजू जी, संतोष जी, रकीब जी, राजेश जी। ठीक है, आप सभी के आंसर सही हैं। अमन जी, इसका आंसर 4 नहीं है। अच्छा, धारा 4 बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है, फिर धारा 4 है। ठीक है, अजय जी बी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया है? आंसर कीजिए आप लोग इसका। ईयर 1984, 2009, 1985 एवं 2010। नेक्स्ट है 1986 एंड 2011, 1987, 2007, या फिर 2011? कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है? ठीक है, तो सभी के आंसर आ गए हैं लगभग। इसका आंसर देख लेते हैं। आपकी आज की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, सभी लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको क्लियर है ये टॉपिक।
तो राइट आंसर है 1987, 2007 या फिर 2011। ठीक है, तो सबसे पहला और सही आंसर है मीना जी का, फिर ऋषिकेश जी, फिर भोलेनाथ पांडे जी, अनीता जी, राजेश जी, पवन जी, मनु जी, पान्ना जी और जसवंत जी। ठीक है, आप सभी के आंसर सही है, लगभग सभी ने आंसर सही दिए। इंदु कुमारी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? ठीक है, अप्रैल 1975, ये हमने कहीं पढ़ा था। ठीक है, राजभाषा विभाग, बताइए आप लोग इसका गठन कब किया गया था? मई 1975 में, जून 1975 में और जुलाई 1975 में। देखिए, हमने इसे रिलेट किया था, याद कीजिए आप लोग, हमने आपातकाल से, इमरजेंसी से इसे रिलेट करके पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए सारे ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन यहीं पर खेलते हैं, मतलब एग्जामिनर जो है यहीं पर खेला जाता है। ठीक है, क्या करता है यहाँ पर 90 सारी की सारी वो जो ईयर है सेम कर दिया है, तो मंथ चेंज कर दिया। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1975 सबने याद किया, अपन ने भी याद किए थे ना, इसे रिलेट करके पढ़ा था। अब ये मंथ पूछ लिया है, तो मंथ क्या होगा, हमने मंथ भी डिस्कस किया था। देखिए देखिए किसने सही आंसर दिया है। सबसे पहला और सही आंसर है इसका है राजेश जी का। ठीक है, सबसे पहला और सही आंसर राजेश जी का, फिर जशवंत जी, अनीता जी, अश्वनी जी, मंजू जी, ऋतुपर्णा जी, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, संतोष जी। ठीक है, जिन्होंने सी आंसर दिया है, पवन जी आपका भी आंसर सही है, अजय जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बाकी आप इसे देख लीजिए पीडीएफ में, मैंने कुछ और क्वेश्चंस में ऐड किया था, हालांकि आप इससे क्वेश्चन से फैमिलियर है कि सिंधी को कब ऐड किया गया था। ठीक है, इसके आंसर भी है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और ये जो अध्यक्ष वैध राजभाषा आयोग बना था वो कब बना था ना, ये सारे क्वेश्चन फैमिलियर है, आप इससे क्वेश्चन से हमने पहले भी पढ़ चुका है इसके पीडीएफ में। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ इसके बाद मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको पता है ना, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आप। बीजी खैर। ठीक है, बीजी खैर का हमने फुल फॉर्म पढ़ा था क्या? क्या आप लोग जानते हैं बीजी खैर का फुल फॉर्म? 21वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा ऐड की गई थी? सिंधी ना। अच्छा, आप लोग बताइए कितनी बार अमेंडमेंट किया गया था राजभाषा में, कितनी बार अमेंडमेंट किया गया था और कब कब किया गया था, इसका आंसर कीजिए। अमेंडमेंट कब कब किया गया था और कितनी बार? 3 बार। यदि आप लोग ईयर बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और 1967, 1992, 2003। वेरी नाइस अनिता जी, भोलेनाथ पांडे जी 3 बार। ठीक है, सभी ने यार एकदम सही बताया है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967। और 1992 को कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? जसवंत जी आपने तो ये बता दिए, राजभाषा नियम का संशोधन बता दिया आपने। मैंने एक पूछा है, जो हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हैं उसके बारे में बताया, उसके बारे में पूछा जा रहा है। 1971। ठीक है, 71 अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967। और इसमें किस ऐड किया गया था, बताइए किस ऐड किया गया था इसमें? 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, इसमें सिंधी को ऐड किया गया था। फिर हुआ था कौन सा अमेंडमेंट? 71 का अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें 3 लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 3 लैंग्वेज कौन कौन सी जोड़ी गई थी? 3 लैंग्वेज बताइए। ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग बताइए क्या होगा। 3 लैंग्वेज कौन सी ऐड की गई थी? सिंधी तो खैर आप लोग जानते हैं 21वां संविधान में स्टार्ट की गई थी। वेरी नाइस, भोलेनाथ पांडे जी ने सही आंसर किया है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। देखिए, दूसरा अमेंडमेंट जो हुआ था ना, उसमें 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, आप एक बना लीजिए उसका याद करने के लिए, मतलब कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं। 3 लैंग्वेज कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, जैसे मुझे याद हो गई आप लोग को भी याद हो जाएगी। और फिर जब कौन सा अमेंडमेंट किया गया था इसके बाद?
जस्ट इसके बाद कौन सा अमेंडमेंट किया गया था बताइए? अच्छा, सब लोगों ने ऐसा शॉर्ट में दिया है ना? ठीक है, फिर सही है, सभी लोगों को पता है मतलब, है ना? मीना जी, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, वेरी नाइस, सभी को पता है मतलब। अनीता जी, अश्विनी जी, मंजू जी, राजेश जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कब किया गया था? 92वां संविधान संशोधन। अब ये कब किया गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ऋतुपर्णा जी, ठीक है। मनु जी, संतोष जी, ठीक है। सभी के आंसर सही हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जो उच्चतम न्यायालय में जो लैंग्वेज जो यूज़ की जाएगी, राजभाषा, ना राजभाषा में मतलब कौन-सी वहाँ पर भाषा का यूज़ किया जाएगा, वो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल बताइए आप लोग। ठीक है, इंग्लिश में की जाएगी, वेरी नाइस। अब ये जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल बताइए आप लोग। अरे वाह! आपने सभी ने सही आंसर किया है। 348, मतलब आप लोग रिवाइज़ कर रहे हैं। कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी अच्छा लगा आप लोगों की परफॉर्मेंस देख कर के, थैंक यू सो मच। यहाँ आज हमारा राजभाषा का टॉपिक क्लियर है, ठीक है? यदि आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, हम इसे क्लियर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं। सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं क्लास को एंड करने जा रही हूँ। जय हिंद सभी को।